अंजलि जब भी ससुराल से मायके आती तो उसके पास हमेशा काम की एक लंबी लिस्ट होती। माँ जल्दी में आई हूँ, ढेर सारा अचार डालना है, या माँ इस बार बहुत काम है, घर के पर्दे बदलवा दूँगी। वह मायके आकर भी खुद के लिए नहीं बल्कि काम के लिए भागती थी। उसकी माँ सुमित्रा जी उसे गौर से देखती। अंजलि की शादी को 5 साल हो चुके थे। वह देखने में सुखी लगती थी। अच्छे कपड़े, गहने, पति की अच्छी नौकरी, शहर का बड़ा घर। लेकिन सुमित्रा जी ने एक चीज़ नोटिस की थी। अंजलि की अलमारी के सबसे निचले दराज में जो पुरानी पेंटिंग्स के ब्रश रखे थे वे पिछले 5 सालों से एक बार भी बाहर नहीं निकले थे। एक शाम जब सब सो गए, सुमित्रा जी ने देखा कि अंजलि गैलरी में बैठी है। उसके हाथ में कोई किताब नहीं, बस वो खाली हवा में ब्रश चलाने की एक्टिंग कर रही है। सुमित्रा जी धीरे से पास गईं। अंजलि चौंक गई। बनाना चाहती हो? सुमित्रा जी ने बिना भूमिका बांधे पूछा। अंजलि ने झिझकते हुए कहा, माँ क्या फ़ायदा, वो सब तो कॉलेज के शौक थे, अब तो घर की जिम्मेदारियों में ही वक्त नहीं मिलता। वहाँ ससुराल में तो ब्रश उठाने का मतलब है, इतनी फुर्सत है तुम्हें? सुमित्रा जी ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ वही खालीपन था जो किसी व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अगले दिन चुपचाप बाजार से कैनवास और रंगों का एक नया सेट ले आईं। जब अंजलि ने देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, माँ मैं ये सब लेकर क्या करूँगी, ये सब करने की उम्र नहीं रही। सुमित्रा जी ने कठोरता से कहा, बेटा इंसान के मरने की उम्र नहीं होती, लेकिन इंसान के अंदर की कला और खुशी के मरने की उम्र ज़रूर होती है। क्या तूने खुद को इसलिए पैदा किया था कि बस बर्तन झाड़ू और लोगों की उम्मीदों के बीच सिमट जाए? अंजलि उस दिन चुप रही, लेकिन उस रात उसने रंगों को छुआ। सालों बाद जब उसने पहला स्ट्रोक कैनवास पर मारा तो कमरे में बिखरे रंग नहीं थे, बल्कि वह दबी हुई अंजलि थी जो अपनी आज़ादी का इजहार कर रही थी। 3 दिन बीत गए। अंजलि का लौटने का समय हो गया था। उसका पति उसे लेने आया। वह बहुत जल्दी में था, फ़ोन पर लगातार बात कर रहा था। हाँ बस अंजलि को लेकर निकल रहा हूँ, काम बहुत पेंडिंग है। अंजलि ने बैग पैक किया। उसने वह कैनवास भी बैग में रख लिया जो उसने 3 दिन में पूरा किया था। सुमित्रा जी ने कहा, अगली बार जब आओगी तो खाली हाथ मत आना, अपने बनाए हुए और चित्र लाना। ससुराल पहुंचने के बाद भी अंजलि नहीं बदली। वह वैसी ही थी, सबका ख्याल रखने वाली, मुस्कुराने वाली। लेकिन अब उसके पास एक छोटा सा कोना था। वह कोना उसके ब्रश का था, उसके रंगों का था। जब घर का सारा काम ख़त्म हो जाता तो वह उस कोने में बैठकर अपनी दुनिया रंगती। 6 महीने बाद जब उसका पति घर आया, उसने अंजलि को ब्रश चलाते देखा तो उसने तंज कसा, इतनी फुर्सत, घर का काम हो गया? अंजलि ने पहली बार मुस्कुराते हुए बिना नजरें झुकाए कहा, काम तो अभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन मैं ख़त्म हो गई तो घर का क्या होगा? आज मैंने खुद के लिए रंग भरे हैं, कल फिर सबके लिए खाना बनाऊंगी। संतुलित जीवन इसी को कहते हैं। उसकी आवाज़ में कोई चीख नहीं थी, सिर्फ एक ठहराव था। पति हैरान था। उस दिन के बाद अंजलि ने अपनी पहचान नहीं खोई।
उसे समझ आ गया था कि घर की दीवारें उसे बांधने के लिए नहीं बल्कि उसके सपनों को सुरक्षित रखने के लिए होनी चाहिए। अंजलि की उस बात ने उसके पति विवेक को पहली बार स्तब्ध कर दिया। उसने शायद ही कभी सोचा था कि अंजलि हमेशा जी और ठीक है उसके दायरे में रहती थी। वह इतने आत्मसम्मान के साथ जवाब दे सकती है। अगले कुछ हफ्तों तक घर में एक अजीब सा सन्नाटा रहा। विवेक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने गौर किया कि अंजलि अब पहले की तरह डर डर कर काम नहीं कर रही थी। वह अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करती, लेकिन जैसे ही शाम होती वह अपने उस कोने में जाकर बैठ जाती। एक दिन विवेक ऑफिस से जल्दी घर लौटा। उसने देखा कि अंजलि अपनी पेंटिंग में कुछ सुधार कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा बुझा हुआ था। विवेक धीरे से पास गया और पूछा, ये क्या बना रही हो? अंजलि ने बिना सिर उठाए कहा, बस कुछ यादें हैं जो धुंधली हो रही थी, उन्हें फिर से जीवित करने की कोशिश कर रही हूँ। विवेक ने गौर से देखा। वह पेंटिंग एक पुराने घर की थी, एक ऐसा घर जिसमें एक छोटा सा आंगन था जहाँ बहुत सारे फूल खिले थे। वह अंजलि के मायके का घर था। पेंटिंग में बूढ़ी थी जो किसी का इंतजार कर रही थी। विवेक की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई, तुम उदास हो? अंजलि ने ब्रश नीचे रखा और पहली बार विवेक की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं उदास नहीं हूँ विवेक, मैं बस उस इंसान को ढूंढ रही हूँ जो शादी से पहले मैं हुआ करती थी। मुझे लगता है मैं इस घर की दीवारों में इतनी घुल मिल गई कि मेरी अपनी कोई परछाई नहीं बची। विवेक चुप रहा। उसे एहसास हुआ कि उसने पिछले 5 सालों में अंजलि को एक पत्नी और बहू के रूप में ही देखा है, एक इंसान के रूप में नहीं। उसने कभी नहीं पूछा कि उसे क्या पसंद है, क्या उसे कभी थकान होती है या क्या उसका भी कोई सपना है। उस रात विवेक ने पहली बार किचन में हाथ बटाया। जब अंजलि ने मना किया तो उसने बस इतना कहा, तुमने कहा था ना अगर तुम खत्म हो गई तो घर का क्या होगा। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें धीरे धीरे खो न दूँ। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये दर्द के नहीं, राहत के थे। अगले 2 महीनों में चीज़ें बदलने लगी। अंजलि ने अपने पुराने कॉलेज के दोस्तों से फिर से संपर्क साधा। उसने एक छोटा सा ऑनलाइन आर्ट क्लास ज्वाइन किया। जो लोग उसे पहले फालतू की हरकतें कहते थे, अब वे उसकी पेंटिंग की सराहना करने लगे। एक दिन अंजलि फिर मायके गई, लेकिन इस बार उसके हाथ में अचार के डिब्बे नहीं थे, बल्कि उसने अपनी पहली कमाई से खरीदी हुई साड़ी थी जो उसने अपनी माँ के लिए ली थी। सुमित्रा जी ने जब उसे देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। अंजलि पहले जैसी डरी हुई नहीं थी। उसने रसोई में जाकर माँ का हाथ थाम लिया और कहा, माँ, अब मैं बस काम के लिए नहीं आती, अब मैं इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ आकर खुद से मिलने का सुकून मिलता है। उस दिन अंजलि ने अपनी अलमारी का वो निचला दराज पूरी तरह खाली कर दिया था। अब वहाँ सिर्फ ब्रश नहीं थे, बल्कि उसकी अपनी पहचान थी। उसने यह सीख लिया था कि एक स्त्री का अस्तित्व किसी दूसरे के घर की नींव में दबने के लिए नहीं, बल्कि खुद के सपनों के आसमान में उड़ने के लिए होता है। अंजलि के मायके से लौटने के बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था, लेकिन यह बदलाव इतना आसान भी नहीं था।
समाज और ससुराल के कुछ लोग अभी भी उस पर टिप्पणी करते थे। जब उसने अपनी पेंटिंग्स की एक छोटी सी प्रदर्शनी करने का फैसला लिया तो उसकी सास ने साफ कह दिया, बाहर वालों के सामने अपने शौक का तमाशा मत बनाओ, घर की बहू हो, घर में ही रहो। उस दिन अंजलि के पास दो रास्ते थे, या तो वह फिर से घुटनों पर आ जाती या अपनी पहचान को एक नया आधार देती। उसने विवेक की ओर देखा, विवेक जो अब तक खामोश समर्थक था। उसने पहली बार अपनी माँ से स्पष्ट शब्दों में कहा, माँ, यह तमाशा नहीं, अंजलि की पहचान है। मैं उसे अब सिर्फ बहू के रूप में नहीं बल्कि एक कलाकार के रूप में देखना चाहता हूँ। प्रदर्शनी के दिन अंजलि का बनाया हुआ वह आंगन वाला घर वाली पेंटिंग सबसे मुख्य आकर्षण थी। लोग उसकी कला की सराहना कर रहे थे। उसी भीड़ में उसे अपनी माँ सुमित्रा जी दिखी। सुमित्रा जी की आंखों में वह गौरव था जिसे उन्होंने सालों से अपनी बेटी की आंखों से ओझल होते देखा था। प्रदर्शनी के बाद अंजलि ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने शहर में उन गृहिणियों के लिए एक छोटा सा क्रिएटिव स्पेस शुरू किया जो शादी के बाद अपनी प्रतिभा भूल चुकी थी। वहाँ वह उन्हें पेंटिंग सिखाती और साथ ही यह भी कि कैसे खुद को वक्त देना गलत नहीं बल्कि ज़रूरी है। एक बार जब रितु और अंजलि की मुलाकात एक वर्कशॉप में हुई, रितु जो खुद मायके की मदद से अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी और अंजलि जो अपनी कला के जरिए दूसरों की आवाज़ बनी थी, दोनों ने मिलकर एक फाउंडेशन शुरू किया, स्त्री पुनः उदय। अब अंजलि के घर में वही कोना केवल पेंटिंग का नहीं बल्कि उम्मीदों का केंद्र बन गया था। कभी कभी रात को जब वह और विवेक बैठकर चाय पीते तो विवेक मजाक में कहता, मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हारी इस नई दुनिया में कहीं खो ना जाऊं। अंजलि हंस कर कहती, नहीं विवेक, जब इंसान खुद को पा लेता है तो वह दूसरों के लिए और बेहतर हो जाता है। अब मैं इसलिए नहीं जीती कि किसी को खुश करना है, मैं इसलिए जीती हूँ क्योंकि मुझे जीना पसंद है। उसकी ससुराल की जो दीवारें कभी उसे कैद सी लगती थी, अब वहाँ उसकी बनाई हुई पेंटिंग टंगी थी। उसकी सास जो कभी इसे तमाशा कहती थी, अब गर्व से आने वाले मेहमानों को पेंटिंग्स दिखाती, यह मेरी बहू ने बनाया है, इसमें उसकी रूह बसी है। अंजलि की जीत यह नहीं थी कि उसने काम करना शुरू कर दिया, बल्कि यह थी कि उसने उस घर को बदला जहां वह रहती थी। उसने यह साबित कर दिया कि जब एक औरत अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लेती है तो उसके आसपास का पूरा संसार उसके सपनों के रंगों में रंग जाता है। अब वह हर बार मायके जाने के लिए बैग पैक नहीं करती थी क्योंकि उसने अपने अंदर ही अपना मायका बसा लिया था। वह सुकून, वह आज़ादी और वह सम्मान जो उसे हमेशा से अपनी माँ के बाहों में मिलता था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें।